हेलो दोस्तों, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज का हमारा जो वीडियो है वो हिंदी का एक मॉक टेस्ट है और इसमें हमने पर्यायवाची शब्द, सही वर्तनी, सार्थक शब्द और इसी तरह के हिंदी के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और इसमें से जो प्रश्न हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो किसी न किसी टेस्ट में पहले आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसी तरह के कुछ कॉमन एग्जांपल्स, कॉमन क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो पास करो टेस्ट पर हमारे सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जानकारी से भरे हुए हैं, रोचक हैं। आप ऐसे किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए। जो हमारे पुराने वीडियोस हैं उनको भी देख लीजिए और नया वीडियो कोई मिस ना हो जाए, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट। तो बिना देरी किए चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। हिंदी का हमारा टेस्ट शुरू होता है और जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। जहां जाना कठिन हो, ऐसे स्थान को क्या कहेंगे जहां जाना कठिन हो? ऑप्शन ए जंगल, बी दुर्गम, सी गमनीय या डी अगम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी दुर्गम। जहां जाना कठिन हो वो होगा दुर्गम और जहां जाना आसान हो वो होता है सुगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द या विकल्प का चयन कीजिए। संयोग, और संयोग के विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द के विकल्प में हमें ऑप्शंस मिले हैं। ए प्रेम, बी असहयोग, सी वियोग या डी दुख। तो संयोग का जो विलोम शब्द होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है, वो होता है ऑप्शन सी वियोग। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द के लिए सही संधि विच्छेद विकल्प का चयन कीजिए और जो शब्द है वो है गिरीन्द्र। अब इसके जो ऑप्शंस मिले हमें संधि विच्छेद के, जिनसे मिलकर ये शब्द बना है, वो हैं ऑप्शन ए गिर जमा इंद्र, बी गिरी जमा इंद्र, ऑप्शन सी गिरी जमा इंद्र और ऑप्शन डी गिरी जमा इंद्र। अब इनमें जो इनका उच्चारण है उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बड़ा ही मामूली सा अंतर है, एक जैसा ही लगेगा उच्चारण। लेकिन जो हिंदी में इनकी वर्तनी है उसके अनुसार इनमें अंतर है। तो अब हमें इसकी सही संधि के लिए छांटना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी गिरी जमा इंद्र। यहाँ पर जो है संधि विच्छेद, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग के सही विकल्प का चयन कीजिए। निश्चल, और निश्चल में जो उपसर्ग है उसके लिए हमें जो विकल्प मिले हैं, ऑप्शंस मिले हैं, वो हैं ए निश, बी निर, सी नि और डी निश। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी नि। इसमें नि उपसर्ग है और इस उपसर्ग से हो जाता है कि किसी चीज का अभाव, कमी या निषेध, जैसे निशुल्क, निशुल्क में भी लगता है ना, तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न 80, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द है? बादल, ए अंबर, बी गगन, सी जलद, डी नीरज। और इसमें से जो सही इसका उत्तर है वो है ऑप्शन सी जलद। जलद का भी वही अर्थ होता है जो बादल का होता है। और बादल के और दूसरे कौन कौन से हैं पर्यायवाची? मेघ, नीरद, वारिद, पयोद, जलधर। जो बादल के पर्यायवाची हैं उनमें
कईयों में आखिर में द शब्द लगता है, जैसे नीरद, वारिद, पयोद, और इन्हीं में अगर ज लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है कमल, जैसे नीरज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हर्ष शब्द का विलोम शब्द है ए दुखी, बी विषाद, सी अप्रसन्न और डी कष्ट। तो इसमें जो हर्ष का विलोम है वो है ऑप्शन बी विषाद। हर्ष का मतलब होता है खुशी और खुशी का विलोम विषाद। वैसे तो दुखी भी का अर्थ वही होता है, लेकिन दुखी ज्यादातर जो विलोम शब्द है उसके लिए सुखी के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अप्रसन्न किसके लिए किया जाता है? प्रसन्न के विलोम के लिए। और कष्ट सुख के विलोम के लिए। तो हर्ष का जो होता है विषाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य शब्द समूह के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चयन कीजिए। अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द वाला वो प्रश्न है ये। जो सबको समान दृष्टि से देखता हो। ए सज्जन, बी सन्यासी, सी समदर्शी या फिर डी परोपकारी। और यहाँ पर दृष्टि से है और यहाँ पर ये दर्शी है, यानी कि देखने वाला। सम मतलब समान और दर्शी मतलब समान दृष्टि से देखने वाला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सार्थक वाक्य बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों या शब्द समूहों को व्यवस्थित कीजिए। विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए गाय का, बी ताजा, सी दूध पीता हूँ, डी मैं। तो वाक्य इसका सही कैसे बनेगा? पहले कौन सा शब्द आना चाहिए? पहले आना चाहिए डी मैं, गाय का, ताजा, दूध पीता हूँ, यानी कि डी ए बी सी। डी ए बी सी कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैं गाय का ताजा दूध पीता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि सही स्पेलिंग जिसकी है। अब ये हिंदी में आशीर्वाद शब्द में कॉमनली हमसे कई बार गलती हो जाती है आशीर्वाद की सही वर्तनी लिखने में। तो अब यहाँ पर हमें आशीर्वाद से मिलते जुलते वर्तनी वाले शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सी सही है वो छांटनी है। ए, बी, सी और डी। आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो इसमें से जो सही वर्तनी जिसमें लिखी हुई है वो है ऑप्शन डी आशीर्वाद। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आई हुई है, यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा आई हुई है, तो ये दोनों गलत हो गए। और इसमें जो र लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है। ऑप्शन डी है वो हमारी सही वर्तनी लिखी हुई है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए जिस पर अभियोग लगाया गया हो। वह डैश कहलाता है। ए अभियोगी, बी अपराधी, सी अभियुक्त या डी भगोड़ा। और इसमें ए और बी एक जैसे से लगते हैं कि इसमें अभियोगी ए होगा या सी होगा, लेकिन ए का अर्थ कुछ अलग होता है। सही उत्तर जो इसमें होगा वो होगा सी अभियुक्त। अभियोगी वो होता है जिसने अभियोजन लगाया हो। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए पर्वत, बी प्रस्तर, सी उपल या डी पाषाण। पाषाण के बारे में आपने सुना होगा। पाषाण युग, प्राचीन समय जब मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, तो पाषाण मतलब पत्थर। बी प्रस्तर का भी मतलब पत्थर होता है और उपल का भी मतलब पत्थर होता है। ए पर्वत, पर्वत का मतलब पत्थर नहीं होता है, तो ए पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए सही विकल्प ढूंढिए।
और हमारे जो वाक्यांश है वो है परीक्षा देने वाला। अब इसके ऑप्शंस हैं ए परीक्षक, बी विद्यार्थी, सी परीक्षार्थी या फिर डी शिक्षार्थी। तो परीक्षा देने वाला कौन होगा? परीक्षा देने वाला होगा हमारा ऑप्शन सी परीक्षार्थी। परीक्षक होता है जो परीक्षा लेता है और परीक्षा देने वाला कहलाएगा परीक्षार्थी। अगला प्रश्न, विलोम शब्द ढूंढिए। पराजय, ए जय, बी अजय, सी हार या डी पराधीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जय, जय पराजय। तो ये इसका विलोम शब्द है, पराजय का जय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के सही विकल्प चयन कीजिए। विद्यालय, ए लय, बी आलय, सी य या डी अयल। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आलय। आलय यहाँ पर प्रत्यय है, प्रत्यय जो बाद में आता है, उपसर्ग जो पहले होता है। और आलय से तो कई सारे बने हुए हैं, जैसे हिमालय, पुस्तकालय, देवालय। तो विद्यालय भी इसी तरह से। सही इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा आलय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द का स्त्रीलिंग रूप चुनिए। जेठ, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ए जेठानी, बी जेठानी, सी जेठाइन या डी जेठाइन। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए जेठानी। जेठ का स्त्रीलिंग होगा जेठानी। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, देवी, कविता, चंद्रमा। तो इसमें से चंद्रमा जो है वो विलोम पुल्लिंग शब्द है। चंद्रमा का किसी वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि आज चंद्रमा बहुत सुंदर दिख रहा है। रहा है मतलब पुल्लिंग। इसी तरह से नदी, नदी बड़ी तेजी से बह रही है। रही है मतलब कि स्त्रीलिंग। कविता, यह कविता बहुत लंबी है। लंबी है मतलब कि स्त्रीलिंग। देवी, देवी तो वैसे इसमें देवता का होता है देवी, ये भी स्त्रीलिंग है। तो हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी चंद्रमा। अगला प्रश्न है, लड़की शब्द का बहुवचन रूप है। ए लड़कियां, बी लड़की, सी लड़कियां या डी लड़कियां। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लड़कियां। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। ए मुहावरा जो है हमारा अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, इसका सही अर्थ क्या होगा? ए झूठ बोलना, बी अवसरवादी होना, सी मौके पर इनकार करना या डी धोखा देना। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मौके पर इनकार कर देना। मौके पर, एन मौके पर धोखा दे देना, अंगूठा दिखा देना। अगला हमारा प्रश्न है, एक मुहावरे का अर्थ बताना हमें। मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना, ए मूर्ख बन जाना, बुद्धि समाप्त हो जाना, सोचने विचारने की क्षमता न रहना, बड़ी चोट लग जाना। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोचने विचारने की क्षमता न रहना। यानी कि अक्ल तो है लेकिन उस पर पत्थर पड़ गए, क्षमता ना रही सोचने विचारने की। तो ये इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। तो रेखांकित कौन सा? ये है यहाँ पर सो। सो इसमें कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक या डी प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर देखो, जो और सो इनके बीच में संबंध है और इसी वजह से ये जो सर्वनाम है वो है ऑप्शन सी संबंधवाचक। इसके और भी उदाहरण है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
तो ये इस तरह के जो सर्वनाम होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संकेतवाचक विशेषण को चुनिए। वह मकान, बी 20 मन अनाज, सी 10 विद्यार्थी, या फिर ऑप्शन डी लंबी महिला। और इसमें संकेत किस में हो रहा है? वह मकान, ऑप्शन ए। वह घोड़ा, वह आदमी, जब हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं या संकेत कर रहे हैं तो वो संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। तो यहाँ पर वह मकान संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है, वह। आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज बड़े मैदान में फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं। वाक्य में क्रिया क्या है? ए देखने, बी फुटबॉल मैच, सी बड़े, डी रहे हैं। तो क्रिया कौन सी होती है? जैसे कोई जिससे किसी काम का होने का पता चले, यहाँ पर देखने, ऑप्शन ए देखने। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, या फिर डी काल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी काल, जिससे पता चलता है कि भूतकाल की बात है, वर्तमान काल की बात है, भविष्य काल की बात है। तो क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं। अगला प्रश्न, पत्र लिखते समय अपने से बड़ों को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है? ए प्रिय, बी श्रद्धेय, सी चिरंजीवी, या डी आयुष्मान। तो इसमें से जो बड़ों के लिए उपयोग किया जाता है वो होता है ऑप्शन बी श्रद्धेय। श्रद्धेय मतलब जिसमें हमारी श्रद्धा हो, श्रद्धा के योग्य, श्रद्धेय। अगला प्रश्न, व्यवस्था से पूर्व निम्न में से कौन सा शब्द लगाने से इसका अर्थ विपरीत हो जाता है? हमें इसको विलोम शब्द बनाना है व्यवस्था को। इससे पहले हम इनमें से क्या लगाएं? ए उप, बी अ, सी परि, डी आ। उपव्यवस्था, अव्यवस्था, परिव्यवस्था, या डी अव्यवस्था। तो इनमें से कौन सा होता है अव्यवस्था? अव्यवस्था जो होता है वो इसका सही विलोम होगा, तो ऑप्शन बी अ लग जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख में धूल झोंकना, ए कमजोर करना, बी धोखा देना, सी झूठ बोलना, या फिर डी भाग जाना। आंख में धूल झोंकना काफी कॉमनली इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, और इसका सही अर्थ जो होता है, जिस परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग किया जाता है, वो है धोखा देना। जैसे चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। तो ऑप्शन बी ये इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी हिंदी की एक छोटी सी क्विज या मॉक टेस्ट कह लीजिए। और मुझे उम्मीद है आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और आपने इसमें से कुछ नया भी सीखा होगा। तो हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग यूज़फुल वीडियोस लगातार लेकर आ रहे हैं। ऐसे किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पास करो टेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।